Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अगर हमारे कोर्सेज अवेल करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.ikraias.com पे। वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। NCERT कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, टेस्ट सीरीज़ है, मेन टेस्ट सीरीज़ है, मेंटरशिप है। आपके एक्सक्लूसिव जो भी रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से आप अवेल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज। ओके, एंड यू कैन बी ए पार्ट ऑफ द क्वालिटी लर्निंग और आप आपके एग्जामिनेशन में स्मूथली सेल करेंगे। दैट वी विल डेफिनेटली गारंटी। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया पैक्ट। इस तरीके से ऑलरेडी एक पैक्ट हो चुका है इंडिया और यूएई के बीच में। उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़े थे। यू कैन जस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियोस, तो आपको इंडिया यूएई का मिल जाएगा। ऑन व्हाट टर्म्स, अगर आप वो पैक्ट और अगर आप रिसेंटली कल भी एक पैक्ट हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है, ये पैक्ट हुआ था। ये पैक्ट के अगर आप देखते हैं जो फीचर्स है और वो पैक्ट के अगर आप देखते हैं फीचर्स है, दो भी बहुत सेम हैं। अगर आप ये पैक्ट के पढ़ लेते हैं ऑब्वियसली आप वो पैक्ट के भी, इंडिया और यूएई पैक्ट के भी आप पढ़ लिए जैसा आप समझिए। ओके, मीन्स एट ए टाइम यू आर डूइंग एक्चुअली टू। बस मैं इतना कोरिलेशन करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे भी एक पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है रिसेंटली यही साल में। तो आपको 2021 में हुआ है, नॉट दिस ईयर, 2021 में हुआ है वो इंडिया और यूएई का। तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अभी हुआ है, कल ही हुआ है। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस आपको पढ़ने हैं और इंटरनेशनल रिलेशन आप किस तरीके से पढ़ते हैं। पहली बात, आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में पहले पढ़ लेना। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस क्या है, इंडिया और चाइना के रिलेशंस क्या है, इंडिया बांग्लादेश के क्या है, इंडिया का अफगानिस्तान के साथ तालिबान क्या है, इंडिया श्रीलंका क्या है। जब ये आप नेबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं देन यू गो फॉर व्हाट, बिग कंट्रीज। फिर रशिया का देख लेना आप, ओके, एंड जापान का देख लेना, फिर यूएस का देख लेना, ओके, देन ब्रिटेन का देख लेना, देन ऑस्ट्रेलिया का देख लेना। ये कंट्रीज़ बहुत अपने से कोऑर्डिनेट होते रहते हैं, तो ये कंट्रीज़ का ख़त्म कर लेना आप। ये होने के बाद में देन यू हैव टू गो फॉर रीजनल ब्लॉक्स और इंटरनेशनल ब्लॉक्स में आप जाना चाहिए। WTO, वहाँ पे UNSC, NSG, इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सिक्योरिटी ब्लॉक्स है, ट्रेडिंग ब्लॉक्स है, पॉलिटिकल ब्लॉक्स है। इस हिसाब से अगर आप पढ़ लेते हैं आपका रिलेशन, इंडिया रिलेशन विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ इट बेनिफिट्स, इंडिया को किस तरह वो बेनिफिट करता है दिस काइंड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में आप पढ़ लेना। अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन में मैक्सिमम होंगे 15 से 20 ही चैप्टर्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। 15 से 20 चैप्टर हो जाएंगे आपके, तो आपको जनरल एसए में 125 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इकनॉमी में ये कवर होता है, ज्योग्राफी में भी इसका हेल्प होता है, गवर्नेंस में भी इसका हेल्प होता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस ऑल्सो। और इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट। तो इस तरीके से आप आपकी इंटरनेशनल रिलेशन प्रिपरेशन करिए तो आपका प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो जाएगा। ऐसा हैप्पैज़र्डली इंडिया यूएस, ओके, इंडिया रशिया ऐसा नहीं पढ़ना। ओके, पहले नेबर्स ख़त्म करिए, बाद में बड़े कंट्रीज ख़त्म करिए, बाद में ब्लॉक्स ख़त्म करिए। एटलीस्ट आपको ये आइडिया तो आ जाएगा ना कि चलो भाई मैं ये एरिया में परफेक्ट हूँ, अगर इसमें अगर क्वेश्चन आया तो मैं डेफिनेटली करूँगा। अगर ये एरिया में मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ तो आप उसको स्किप करके दूसरा क्वेश्चन को जा सकते हैं, सो दैट आपका टाइम बचेगा, आपका टाइम बचेगा। ये वो फलाना ढिंकाना लिखने से अच्छा है जो आता वो पहले लिख लो, उसके बाद में जो भी नहीं आता उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ओके, बट जो आधी अधूरी नॉलेज है, जिसके बारे में आधा अधूरा पढ़ा हुआ है, आप वो आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और आप इतना सोच सोच के भी प्रॉपरली लिख नहीं पाएंगे और छोटे छोटे चीज़ों को ओवर एक्सप्लेन करते बैठेंगे तो आपका होगा भी नहीं वो आंसर प्रॉपर। बेटर है जो परफेक्ट आता है, जो प्रॉपर नॉलेज से आप लिख सकते हैं, वो पहले अटेम्प्ट करना चाहिए मेंस एग्जामिनेशन में। प्रीलिम्स में भी यही करिए आप। प्रीलिम्स में भी पहले क्या करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, पहले पूरा फुल पेपर एक बार कर लेना चाहिए। और ये जो पहली बार जो आप करते हैं ना, इसमें 100% जो करेक्ट होते हैं क्वेश्चंस उसको ही अटेम्प्ट करना है। आपको जो 100% आते हैं ना उसको अटेम्प्ट करना है। जब आप पूरे अटेम्प्ट कर लेते हैं, 30 या 35 अटेम्प्ट कर लेते हैं, करने के बाद आप देख लीजिए, अच्छा 35 में एक्चुअली एग्जैक्टली राइट है, 35 के कितने मार्क्स हुए, 2 मार्क्स, तो पूरे मिला के कितने हुए, 70 मार्क्स आपको आ गए। तो आपको और आने कितने चाहिए, 30। तो और 30 मार्क्स के लिए आपको 15 राइट करने चाहिए।
15 राइट करने चाहिए, इसका मतलब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके 25 तक राइट कर सकते हैं। अगर उसमें 15 भी राइट चले गए तो वो 30 हो जाते हैं, 10 भी रॉन्ग चले गए तो वो हो जाते हैं 5 कम हो जाते हैं। सो ओवरऑल आपका स्कोर 22 23 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा और यू कैन रीच टूवर्ड्स 92 95 तक आप पहुंच जाएंगे। अगर इस तरीके से आप नहीं करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी, तो आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपके मैक्सिमम रॉन्ग जाने के चांसेस हो जाते हैं। सो कैलकुलेटेड रिस्क बाद में लेना है, पहले जो परफेक्ट आते हैं वही करना है। अगर आपके पहले अटेम्प्ट में, जैसे आप टेस्ट सीरीज करते हैं, 35 और 40 भी आपके राइट नहीं जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल है ये प्रीलिम्स होना। 35 या 40 राइट जाने के बाद में हम वो कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेके। अगर आप कभी एक मॉक टेस्ट लिखें, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अगर आप सिर्फ 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस ही करेक्ट करते हैं एग्जैक्ट, तो इस तरीके के आप एक्सपेक्ट भी मत करिए ये आएगा भी नहीं, वो होगा भी नहीं। क्योंकि फिर 80 क्वेश्चंस आप गेस से ही डालेंगे तो 25 के क्वेश्चन में 50 मार्क्स जो आएंगे आपको वो घट के 30 35 हो जाएंगे। सो दैट इज़ नॉट ए वे आउट। अगर एस्पिरेंट को आउट ऑफ 140 मिनिमम राइट जाते हैं हमेशा, तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी सही है। अगर इससे कम जाते हैं तो फिर आप नेक्स्ट ईयर सोच लीजिए, बेटर है। ठीक है। सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पैक्ट पढ़ने वाले हैं अपन। लेट अस डिस्कस आवर ओके टॉपिक टुडे। पहली बात है, नीड ऑफ रिलायबल पार्टनर होना चाहिए। आजकल का जो जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो है, ओके, कहीं पे कोविड हो जा रहा है, कहीं कोई देश किसी देश से लड़ रहा है, कहीं किसी देश पे एग्रेशन हो रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऐसे चेंज हो रहे हैं। तो वो जैसा चेंज हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में अपन टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ गुड्स बोले, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ सर्विसेज बोले, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ पीपल बोले, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोले, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ लेबर बोले, राइट, सीमलेस मूवमेंट ऑफ ऑल दिस इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन हम बोले। ठीक है। अब अगर जब पूरी दुनिया ही एक सप्लाई चेन बन चुकी है, अगर किसी कंट्री में किसी रीजन में प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली वो अपने को भी इफेक्ट करेगी। तो हमें चाहिए कुछ रिलायबल पार्टनर्स, एरियाज दैट इंडिया कैन बी आइडियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू ऑस्ट्रेलिया एंड वाइस वर्सा। ऑस्ट्रेलिया को हम कौन से एरियाज में हेल्प कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया हमें कौन से एरियाज में हेल्प कर सकता है, एक और दोनों मिलके कौन से एरियाज में कोलैबोरेट करके एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट नंबर में कितना हुआ वो भी देखना है। ड्यूटी फ्री गुड्स है, ओके, वो थोड़े फैक्चुअल डेटा है यहाँ पे, वो भी हम देखेंगे। और एरिया ऑफ फोकस क्या होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी एंड वे फॉरवर्ड। एक MCQ भी हम कर लेंगे, दैट विल बी ईजी फॉर यूर ओके असेसमेंट ऑल्सो, राइट। लेट अस सी आवर एडिटोरियल। एज आई हैव टोल्ड यू दैट इन द वेक ऑफ अनफोर्सिन सिचुएशन हो रहे हैं, पैंडमिक आ रहा है, रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है और सैंक्शंस ऑफ UNSC में रेजोल्यूशंस, यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशंस हो रहे हैं। सुपर पावर्स कभी भी सैंक्शंस लगा सकते हैं इंडिया पे या किसी और कंट्री पे। तो इतना ज़्यादा डायनामिक जियो पॉलिटिक्स के वजह से जियो इकोनॉमिक्स जो डिसएडवांटेज पे है, ओके, जियो पॉलिटिक्स के वजह से जियो इकोनॉमिक्स जो डीरेलिंग हो रहा है, एडवांटेज पे है, ओके। ये सिनेरियो में, ये सिचुएशन में इंडिया को चाहिए रिलायबल पार्टनर्स, ओके। दैट्स व्हाई इंडिया शुड एनहांस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिलेशनशिप। देखो, मेरी आपके ऊपर डिपेंडेंसी कब बढ़ेगी, जब मैं आपको रोज़ मैं घर से पिकअप करता हूँ और ड्रॉप करता हूँ, ये एक है। जब हम दोनों कोई चीज़ खरीदते हैं, ये एक है। कहीं हम दोनों टूर को जाते हैं, ये एक है, राइट। हम दोनों किसी को मिल के एक इन्वेस्टमेंट करते हैं या लोन देते हैं, ये एक है। अगर हम एक दूसरे से ज़्यादा कोऑर्डिनेट करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी। अगर मैं आपको खाली सिर्फ अपन सिर्फ होटल में ही मिलते हैं या पब पार्टी में मिलते हैं, बस वही बात करके निकल जाते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी नहीं बनेगी। कल को अगर मैं कुछ रिक्वेस्ट करूँ आपको तो आप मुझे नहीं दोगे, राइट। यहाँ पे भी वही है। जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इतनी कम से कम ट्रेड करेंगे, कम कोलैबोरेट करेंगे, कम टाइम मिलेंगे, साल में या 2 साल में कम टाइम मिलेंगे, तो एक दूसरे को हेल्प करने में उतना मज़ा नहीं आता, राइट। सो ज़्यादा रिलेशन डीपली फॉर्ज करने के वजह से, एक दूसरे से मिलते रहने के वजह से और बहुत सारे एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लोर करने के वजह से ये दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे में बनेगी, ओके। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है,
बहुत सीधा साधा कंट्री है, और इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, सीधा साधा कंट्री है। सो ये दोनों के ऊपर तो सैंक्शंस कभी लगेंगे नहीं, तो हम ऑस्ट्रेलिया से लिए तो कोई पूछेंगे नहीं। अभी क्या हो गया, हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहने की वजह से रशिया पे सैंक्शन लगे, तो अपने ऊपर दबाव आ रहा कि आप क्यों ले रहे रशिया के पास से डिफेंस या जो भी है S-400 एक्सेट्रा, आप क्यों ले रहे, राइट। अगर वही ऑस्ट्रेलिया और अपन रहते थे तो अपने को ये नौबत ही नहीं आती थी, भाई आप जाओ भाड़ में, हम ऑस्ट्रेलिया और हम उनके साथ ही, जापान के साथ ही खुश हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्ल्ड डायनामिक्स इस, जो वर्ल्ड में जो ऑर्डर जैसा चेंज हो रहा है, कोई किसी के ऊपर हमला कर रहा है, कोई किसी के हमला करने से रोक रहा है, तो जहाँ ओके ओवरथ्रो हो रही है गवर्नमेंट, पाकिस्तान का भी रिसेंटली देखो, इमरान खान को फिर वो डिसॉल्व हो गई उनकी पूरी पार्लियामेंट ही। तो हर जगह आप समझ सकते हैं कि जब पॉलिटिक्स चेंज होते हैं तो इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट पड़ता ही है, राइट। सो चाहिए क्या, एक रिलायबल पार्टनर चाहिए। द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कब अनाउंस करे थे, जून 2020। कॉम्प्रिहेंसिव, रिमेंबर दिस पॉइंट। आप एग्जामिनेशन लिखते हैं ना, मॉक टेस्ट लिखते हो तो सर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बोलते हैं इंस्टीट्यूट वाले। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट का मतलब है ए वेल स्ट्रक्चर्ड, ओके, पूरे एरियाज कवर करते हुआ, पूरे सब्जेक्ट्स कवर करते हुआ, और प्रॉपर पैटर्न में, ओके, यूपीएससी के स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। यहाँ पे भी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का मतलब है यहाँ पे सिर्फ एक एरिया में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया नहीं ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे एरिया में ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे एरिया में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप CSP, इसका भी नाम याद रखिए। आप सीका तो सुने होंगे, उसके बाद में आप सीपा तो सुने होंगे, अभी एक नई चीज़ आ गई है अपने पास इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, CSP। सो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अनाउंस इन जून 2020 along with agreements on providing mutual logistics access and enhancing defense and security cooperation। ओके ये भी है, एक तो इकोनॉमी भी करो, ऊपर से म्यूचुअल लॉजिस्टिक एक्सेस। लॉजिस्टिक एक्सेस का मतलब है अगर इंडिया, ओके, ये हो गया अपना साउथ अमेरिका, अगर चाइल्ड से इंडिया कुछ चाहता है तो चाइल्ड के थ्रू ऑस्ट्रेलिया पे, यहाँ पे अपने कंटेनर्स रुकेंगे, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अपने को लॉजिस्टिक बोलते हैं ना इसको, लॉजिस्टिक इज नथिंग बट गोइंग फ्रॉम गुड्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे कंटेनर की जगह देंगे ये, फिर यहाँ से इंडिया में पहुँचेंगे। सो दोनों भी, अगर अगर ऑस्ट्रेलिया कुछ ईरान से चाहता है तो वो यहाँ पे इंडिया के पास बेस बना सकता है, इधर यहाँ से यहाँ पे जा सकता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट म्यूचुअल लॉजिस्टिक एक्सेस देना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और एक है डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इस पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, यू ऑलरेडी नो दैट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए आर दी मेंबर्स ऑफ व्हाट, क्वाड। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, और दे आर द मेंबर्स ऑफ मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार इज ए डिफेंस एक्सरसाइज माय डियर स्टूडेंट्स। डिफेंस यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के शिप्स, इंडिया के शिप्स और यूएस के शिप्स यहाँ पे अपने आप से वो स्ट्रैटेजिकली वार की एक ड्रिल करते हैं, वार ड्रिल करते हैं, ओके। ये कुछ लॉन्च करेंगे तो ये ज़रा यूँ हटेंगे, फिर ये अलर्ट सिस्टम देंगे, ओके, टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आए तो इनके सिस्टम्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक वार ड्रिल करेंगे, ठीक है। सो ऑलरेडी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में थोड़े बहुत तो ग्रुप्स है, वन इज़ क्वाड एंड वन इज़ मालाबार एक्सरसाइज, हम मिल ही रहे हैं। तो ये क्वाड और ये मालाबार मैक्सिमम रिलेटेड टू व्हाट, ये 3 कंट्री का है, ये भी 3 कंट्री का है, तो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। अभी ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करे हैं अपन ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ पे अपनी पर्सनल रिलेशनशिप हो चुकी है विद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर्स ऑल्सो हैव ऑन बोर्ड ऑफ द रेजिलियंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, रेजिलियंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव, ओके। इट इज इंडिया हैज फॉर दिस रेजिलियंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ऐसा पूछ सकता है। सो जापान भी आ चुका है कि सप्लाई चेन में मीन्स मूवमेंट ऑफ गुड्स में जापान भी ये कह रहा है कि मैं हेल्प करूंगा और मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा, राइट। सो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, इन तीनों के बीच में ट्रेड और कॉमर्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स, ओके, चीज़ें आना, चीज़ें बाहर जाना, चीज़ें कंट्री के अंदर आना, इन 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 सब में ये 3 कंट्री का कोलैबोरेशन रहेगा। एंड दिस इनिशिएटिव इज कॉल्ड एज रेजिलियंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव। रेजिलियंट इसे बोलते हैं जो कि वो किसी भी जियोपॉलिटिकल, ओके, और वेरियस अदर इम्पैक्ट से वो अपने आप को झेल सके, दैट इज कॉल्ड ए रेजिलियंट। ये टूटना नहीं चाहिए, ये अपने आप को होल्ड करना चाहिए, लाइक दैट। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड, ओके, यू हैव टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन, मैं नहीं बोलूँगा।
ओके फाइन। टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट और अपनी इकोनॉमी को आफ्टर पैंडेमिक रिवाइव करने के लिए ओके इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी 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 रिफॉर्म्स माय डियर स्टूडेंट्स। देखो माइनिंग में रिफॉर्म्स लाए हैं अपन, बैंकिंग में, एमएसएमई में, एग्रीकल्चर में, पावर, डिफेंस एक्सेट्रा। all of these reforms that we have brought in order to attract FDI in our country। FDI in attract करने के लिए हम बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस लाए हैं, जिससे बाहर के जो इन्वेस्टर्स है वो देख के खुश हो और अपने पास आए और इन्वेस्टमेंट करे। इंडिया हैज़ ऑल्सो ओके मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई कंट्री आना चाहती है तो उसको भी हम इंसेंटिव दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। चलिए आप देखिए, अगर एक कंपनी है, लेट सपोज कोका कोला की कंपनी है, कोका कोला की कंपनी चाइना में जाए या इंडिया में जाए, अगर चाइना के पास अगर ऐसी कुछ स्कीम नहीं है जिससे जितना प्रोडक्शन करेंगे गवर्नमेंट से आपको उतना फ़ायदा होगा, जितना प्रोडक्शन करेंगे गवर्नमेंट आपको उतना फ़ायदा भी करेगी, इंसेंटिव भी देगी। अगर ऐसी स्कीम नहीं है बट हमारे पास ऐसी स्कीम है तो वो यहीं आएंगे, राइट? क्योंकि आप 100 यूनिट पे हम 10 रुपये देंगे, 200 यूनिट पे हम 20 रुपये देंगे, 300 यूनिट पे हम 30 रुपये देंगे। सो जितना हम वापस पैसा उनको देते जाएंगे उनका प्रॉफिट मार्जिन तो वैसे ही बढ़ते जाएगा, राइट और रॉन्ग? सो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से भी हम मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट कर रहे हैं और हम ये भी चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स हमारे पास आएँ और किसी और कंट्री के पास ना जाएँ। और new fundings has also been announced by the government in health sector। okay, new initiatives has been taken by the government in health sector, वो देख के भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हैज बीन बॉट डाउन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू दी इन्वेस्टर्स, एफडीआई लाने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एबॉलिश्ड, ये बहुत ज़रूरी है। कि मतलब क्या है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन? देखो ये जुडिशरी का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। ओके समझिए कहीं 2020 में एक कंपनी की और यूनियन ऑफ इंडिया की, दोनों की डिस्प्यूट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 2020 से चल रहा है। ओके 2020 से चल रहा है कंपनी और यूनियन ऑफ इंडिया, ओके, और कोका कोला और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में एक विवाद चल रहा है 2020 से। यहाँ पे क्या हो गया, गवर्नमेंट जीत गई। इसका मतलब है जो भी इशू था, ये इशू एक्चुअली पहले से ही था, लेट सपोज 2015 से ही था, लेट सपोज 2015 से ही था इशू, बट ये एक्चुअली लाइट में आया है, ये एक्चुअली पब्लिक के डोमेन में, जुडिशरी के डोमेन में कब आया है? 2020 में आया है। 2020 में लेट सपोज द डिस्प्यूट इज विद रिगार्ड टू टैक्स, टैक्स कोका कोला कंपनी को 100 करोड़ बनना था, ओके, बट कोका कोला कंपनी ने 100 करोड़ नहीं बनाए बाई टेकिंग ए लूप होल इन द एक्ट में एक लूप होल वो ढूंढ के ये लोग 100 करोड़ रुपीज़ बचा लिए। ये गवर्नमेंट को मालूम हो गया, सो गवर्नमेंट के ईडी वाले गए और रेड करके बोले कि नहीं, आप 100 करोड़ रुपीज़ ऐसे टैक्स अवॉइड कर लिए, एक लॉ के लूप होल में, लॉ में से लूप होल निकाल के। तो फिर कोका कोला कंपनी ने ये बोला है, यहाँ लूप होल निकालना तो मेरी जायज़ है, इसमें तो ख़राब चीज़ नहीं है, बट यहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा है, इन गवर्नमेंट के लिए लॉस बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये डिस्प्यूट चल रहा था, ये डिस्प्यूट में क्या हुआ, इंडिया जीत गई, ओके, एंड कोका कोला कंपनी हार गई। तो अब कोका कोला कंपनी को 100 करोड़ देना है, तो कोका कोला कंपनी ने कहा कि मैं ही क्यों दूं, ये 2015 से बहुत सारे कंपनी ऐसा कर रहे हैं ना, वो लोग भी देना, ठीक है। तो जब जुडिशरी बोलेगी कि ठीक है, ये एक्ट के ये लूप होल के तहत जितने भी पैसे बचाए हैं कंपनीज ने 2015 से लेके अब तक, वो पूरे कंपनीज ओके ड्यूज बनना है। जो भी ये लूप होल एक्ट का जो लूप होल उठा के जो पैसे अवॉइड करे हैं, वो पूरे लोग लूप होल के वजह से जो भी पैसा कमाए हैं वो पूरा ड्यू बनना। सो दिस इज अप्लीकेबल फ्रॉम 2015। तो बैक डेट से पिछले डेट से अगर कोई चीज़ को अप्लीकेबल किया जाता है देन हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। अगर इस तरीके का टैक्सेशन रहा, आप ही सोचिए, अगर आप इंडिया में, अगर आप एक कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी की वो गवर्नमेंट की कुछ डिस्प्यूट होगा, ओके, वो डिस्प्यूट में अगर हम हार जाएंगे, तो आप अगर वो डिस्प्यूट में आप नहीं, अब और अच्छे से एग्जांपल देता हूं मैं, अच्छे से सुनिए। आपके दोस्त एक यूएस में काम कर रहे हैं, आपके दोस्त एक यूएस में बिजनेस है उनका, सो बिजनेस है ना, तो फिर वहाँ पे कुछ टैक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम हो चुकी है, तो वहाँ के यूएस गवर्नमेंट वाले आपके दोस्त के बिजनेस पे केस फाइल करके बोले हैं कि आप इतना ड्यू बनना है। तो उन दोनों में फिर वो कोर्ट में, यूएस फेडरल कोर्ट में दोनों की बहस हुई, आर्गुमेंट्स हुए और गवर्नमेंट जीत गई, आपका दोस्त पे कर दिया। और एक इम्पॉर्टेंट क्या है,
ये जजमेंट में ये भी था कि 2015 से लेके जो भी इस तरीके का काम कर रहा है वो भी पैसे देना, वो कंपनी पैसे देना। तो फिर वो पूरे कंपनीज को पैसे देना पड़ा। ओके, ये बात आप तक पहुंची। सो आपके पास कोई बंदा आया, चलो भाई यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? भाई मैं वहाँ नहीं करना चाहता, बिकॉज वो 5-5 साल 6-6 साल पहले से ही टैक्स लगा के पूरे पैसे लेते हैं, मैं नहीं आऊँगा, राइट। सो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एक एक्चुअली एक हिंडरेंस है, एक क्या है मालूम, एक ऑब्स्टेकल है फॉर द एफडीआई टू कम। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एबॉलिश्ड इट। ठीक है, आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। ओके, और इंडिया लैंड एक्विजिशन में आपको पता है इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स में भी रिसेंटली केन बेटवा के पास प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने नहीं दे रहे हैं, लैंड एक्वायर करके प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ता है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर के पानी में बनाए क्या हवा में बनाए, नहीं बना सकते ना, किसको यूज़ करने के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, डैम बनना है, रोड बनना है, मेट्रो बनना है, अगर एनर्जी का कुछ बनना है, तो वो तो इंडिया के अंदर ही बनेगा, आपके बीचों बीच ही बनेगा। बाहर बन के करें भी क्या उसका, राइट? कहाँ फिरेंगे आप? नहीं फिरेंगे, राइट। तो लैंड एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। वो बहुत प्रोटेस्ट की वजह से उसका लैंड, वो जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी एस्केलेट होते होते बहुत भी प्रोजेक्ट भी बहुत टाइम से आगे नहीं बढ़ रहा है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैंड एक्विजिशन पे भी काम कर रही है, लेबर रिफॉर्म्स पे भी काम कर रही है कि ये बात बात स्ट्राइक नहीं करें और प्रोडक्शन ना रोकें, और लिक्विडिटी के ऊपर भी काम कर रही है कि किस तरीके से मार्केट में ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट दे सके, सो दैट हम डिमांड क्रिएट करें। हम डिमांड क्रिएट करें, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फिर चलो चलो हम डिमांड ज़्यादा करें तो हम सप्लाई ज़्यादा पूछेंगे, सप्लाई ज़्यादा पूछेंगे तो फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में उतनी सप्लाई की क्षमता नहीं है, तो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लगेगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ ये वो वहाँ से यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे। सो ऑल दीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिन कंटिन्यूसली टेकिंग केयर ऑफ। ठीक है, यस। ऑस्ट्रेलिया इन रिटर्न, ऑस्ट्रेलिया हैज़ अनाउंस्ड दैट कि वो हमें हेल्प करेंगे क्रिटिकल मेटल्स मिनरल्स देने के लिए, क्लीन एनर्जी किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन वेरियस सेक्टर, वो हमें नॉलेज देंगे उसकी, साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी अपने अपने को हेल्प करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टूरिज्म, एग्री बिजनेस, एनर्जी, ये पूरे सेक्टर में हमें ऑस्ट्रेलिया से हेल्प मिलेगी। ठीक है, फाइन। और इंडिया कैन हेल्प ऑस्ट्रेलिया इन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। रिमेंबर वन पॉइंट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये पूरे डेवलपिंग कंट्रीज है, ये अभी डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, और अर्बनाइजेशन में हम तो एक का कार्ड है, सो वी आर वेरी गुड एट इट, वी मैनेज इट वेरी वेल। सो अर्बनाइजेशन में हम उनको हेल्प करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिटीज़ का कैसा बढ़ाना है हम हेल्प करेंगे, क्लीन वाटर किस तरीके से कर सकते हैं उसमें हेल्प करेंगे, डिजिटल कनेक्टिविटी में हेल्प करेंगे, और हेल्थ के लिए इंडिया मशहूर भी है, तो हेल्थ एमेनिटीज़ के लिए भी हम ये सेक्टर्स में हम हेल्प करेंगे। ओके, और दोनों मिलके ये सेक्टर्स पे काम करेंगे, साइंस, वैक्सीन्स, पैंडेमिक मैनेजमेंट, स्पेस एंड डिफेंस, वाटर रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, एजुकेशन, सर्कुलर इकोनॉमी, ओके, वेस्ट टू वेल्थ रिसोर्स प्रोसेसेस, साइबर टेक्नोलॉजी, और दोनों मिलके इस पे काम करेंगे। सो ऑस्ट्रेलिया देंगी अपने को हेल्प ये सेक्टर्स पे, इंडिया देंगी हेल्प ये सेक्टर से, राइट, और दोनों मिलके एक दूसरे को हेल्प करेंगे ये सेक्टर्स में, राइट। ओके, इंडिया नीड्स ऑस्ट्रेलियन कमोडिटीज़ लाइक लिथियम, कोबाल्ट, वैनेडियम, बहुत बहुत ज़रूरी है ये पूरे मेटल्स, ओके, फॉर आवर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल नीड्स के लिए, और टेक्नोलॉजिकल नीड्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये मेटल्स, वो अपने को ऑस्ट्रेलिया से मिलेंगी। ओके, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया अपने को इसमें भी हेल्प करेंगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओके, हेल्थ केयर, एजुकेशन, राइट। ऑस्ट्रेलिया हैज़ रिजर्व्स ऑफ 21 ऑफ 49 मिनरल्स, 21 ऑफ 49 मिनरल्स, जो कि इंडिया की ई मोबिलिटी प्रोग्राम में, फेम प्रोग्राम में, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन में, फेम इंडिया मिशन में, ये जो है 21 मिनरल्स बहुत बहुत ज़रूरी है। सो अपने को ये क्रिटिकली मिनरल्स में ऑस्ट्रेलिया हेल्प करेगी। इंडिया क्या कर सकती है? इंडिया के पास बहुत सारा रिसोर्स पूल है, बहुत सारे यहाँ पे लड़के लड़की लोग हैं जो ज़्यादा पढ़ चुके हैं, स्टेम वर्कफोर्स हमारे पास ज़्यादा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन की वर्कफोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो ऑस्ट्रेलिया को हम लेबर सप्लाई करेंगे कम कॉस्ट में, तो वो काम करेंगे उनके प्रोडक्शन पे। ठीक है, तो लेन देन चल रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। अभी क्या स्टेप्स टेकन, लेट अस सी दैट। डब्ल्यूटीओ में थोड़े नॉर्म्स होते हैं, जस्ट लाइक सैनिटरी नॉर्म्स, फाइटो सैनिटरी नॉर्म्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन विद रिगार्ड टू गुड्स एंड सर्विसेज, लीगल और इंस्टीट्यूशनल इश्यूज पे दोनों भी काम कर रहे हैं। अगर
ऑस्ट्रेलिया की कंपनी अगर यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करती है, यहाँ पे डिस्प्यूट होता है तो कौन सॉल्व करेगा? सो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी हम एस्टेब्लिश करने वाले हैं, सो दैट सुप्रीम कोर्ट ना जाए, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ही दोनों का केस सॉल्व कर दें। ओके, इक्वल बेसिस पे, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रहो, कुछ भी रहो, बट डिस्प्यूट सेटलमेंट पे भी हम देख रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स होते हैं सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी। ओके, इंडिया ये भी कह सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मैंगोज आ रहे हैं, ओके, जैसा कि डब्ल्यूटीओ प्रमोट्स व्हाट, फ्री ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। डब्ल्यूटीओ प्रमोट्स फ्री ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि कोई कंट्री किसी प्रोडक्ट्स को आने से नहीं रोकना, कोई कंट्री किसी प्रोडक्ट्स को जाने से नहीं रोकना। दैट इज द मेन एम ऑफ व्हाट, डब्ल्यूटीओ। अगर समझो ऑस्ट्रेलिया के मैंगोस यहाँ पे आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं, बट थोड़े एक्सेप्शंस हैं कि नहीं भाई ये उतने हाइजीनिक नहीं है, इसमें एक इंसेक्ट निकला, ये इंसेक्ट हमारा इंडिया में कभी देखा नहीं गया है, अगर ये इंसेक्ट यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे उसकी ब्रीडिंग होगी तो हमारी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे खतरे में होगी। तो ऐसे फाइटो सैनिटरी मेजर्स, अनहाइजीनिक अनसैनिटाइज्ड कंडीशंस के ऊपर हम गुड्स को रोक सकते हैं, वो एक्सेप्शन है डब्ल्यूटीओ में। तो थोड़े एक्सेप्शन से हम गुड्स किसी देश के गुड्स को रोक सकते हैं अपने कंट्री में आने से। ओके, बट बेसिकली डब्ल्यूटीओ प्रमोट करता है फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ये पूरे हम निकाल देने वाले हैं, ये पूरे हम निकाल देने वाले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। 95% ऑफ, देखिए 95% ऑफ इंडियन गुड्स, ओके, हमारे गुड्स जो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, 95% ऑफ देम विल गेट जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन डे वन ऑफ द पैक्ट कमिंग इनटू फोर्स। ओके, जीरो मीन्स यहाँ से आप तरबूज भेजो, यहाँ से आप पोटैटो भेजो, यहाँ से आप टमाटर भेजो, यहाँ से आप कुछ भी भेजो, ओके, तो वो 95% ऑफ इंडियन गुड्स विल गेट जीरो ड्यूटी। 1 रुपया भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। 10 रुपये की चीज़ जाके 11-12 रुपये में ही बिकेगी, उससे ज़्यादा नहीं बिकेगी, राइट। About 70% of Australian goods will get concessional duties. 70% में गुड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया में आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन गुड्स जो इंडिया में आ रहे हैं, तो उसको हम 70% दिए। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी बहुत डेवलप रहने की वजह से वो ज़्यादा अपने को फेवर कर रही हैं, हम अभी उतना डेवलप नहीं हुए तो हम थोड़ा उनसे कम कर रहे हैं कंसेशन में। ठीक है, इंडिया विल गेन फ्रॉम ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर हॉस्ट ऑफ लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। ओके, लेबर इंटेंसिव सेक्टर में जो इंडस्ट्री, जो सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ होता है, लाइक टेक्सटाइल में बहुत लोगों की ज़रूरत होती है, जेम्स में भी छोटे छोटे नग और ये ईयरिंग्स बनाने के लिए भी बहुत आदमी लगता है, बिकॉज रोबोट कर नहीं सकता ये सब। ज्वेलरी बनाने में, लेदर के सैंडल के ऊपर डिज़ाइन बनाने में, फुटवेयर एक्सेट्रा, ये सब बनाने में मशीन नहीं कर सकता है। ये पूरे सेक्टार्स क्या है, लेबर इंटेंसिव है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ होता है। ओके, तो हमें इंडिया को ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर में ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में ये इंडस्ट्री उतनी खास नहीं है। ओके, और वो ज़्यादातर इंपोर्ट ही करते हैं ये सब प्रोडक्ट्स, तो हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये ऑल ऑफ दिस। एंड ऑस्ट्रेलिया वाइन्स विल सी रिड्यूस ड्यूटी फ्रॉम 150% टू 25%। ये फेज मैनर में होगा, नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये स्लोली कम होगा। 150%, ओके, एक 2 साल में इसको बनाएंगे 120, और एक 5 साल में इसको बनाएंगे 100, ऐसा 10 साल तक 150% विल बिकम 25%। तो आपके अपने पब्स में अब ऑस्ट्रेलियन वाइन भी बिकेगी। ओके, ऑस्ट्रेलियन की कोल विच अट्रैक्ट 2.5% ड्यूटी विल ऑल्सो एंजॉय ड्यूटी फ्री एक्सेस। हम ऑस्ट्रेलिया का जो कोल हम इंपोर्ट करते हैं, ओके, हम इंपोर्ट मीन्स गवर्नमेंट नहीं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को कोल चाहिए तो वो इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। अभी पहले तो 2.5% ड्यूटी देना था, अभी वो ज़ीरो एक्सेस से कोल वो कर सकते हैं, राइट। Sensitive sectors like dairy, sunflower oil, wheat, rice, walnuts, etc. all of these are kept out of agreement because ये पूरे आइटम्स में इंडिया की डिपेंडेंसी ज़्यादा है, इंडिया के लाइवलीहुड ज़्यादा है, इंडिया के लोग ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये लोगों को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो भी इंपोर्ट्स अपने पास रहेंगे, ओके, वो ये नहीं रहेंगे, ये एक्सक्लूडेड है अपने एग्रीमेंट में। ठीक है, लिबरलाइजेशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन 100 डिफरेंट सब सेक्टर। सर्विस सेक्टर में ओके लिबरलाइज कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जो कंपनीज है, अब सर्विस 100 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो पूरे लिबरलाइज कर दिया है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है। सो 100 सर्विस सब सेक्टर्स हैव बीन लिबरलाइज बाय व्हाट, बाय इंडिया, फॉर हुम, फॉर ऑस्ट्रेलिया। फिर अब ऑस्ट्रेलिया के जो भी कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, दे आर हैविंग ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, बिकॉज हम 100 सेक्टर्स खोल दिए उनके लिए, कम एंड इन्वेस्ट लाइक दैट, राइट। सो अभी हमारा कंक्लूजन है, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मस्त पीक पे चल रहा है। ओके, बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया $20 बिलियन पे चल रहा है अपना, और ये बायलैटरल ट्रेड अभी के ये साल 25
ओके, 27 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा। हाउएवर अगर पूरे चीज़ अच्छे से चली, ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो गया, ये जो ट्रेड है ज़बरदस्त मोमेंटम लेगा आगे जाके एंड मेक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टुगेदर टू सेल थ्रू इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस एंड ऑल्सो टू कोऑपरेट, ओके, विद ईच अदर इन ऑल दी, ओके, अनफोर्सिन सिचुएशंस। ऐसा बोल के आप एंड कर सकते हैं आपका आंसर। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।